Hello everyone, in this video I'm going to share the top 10 ETFs to invest in 2024. These are the ETFs that I personally invest in. So I'm sharing the exact ETFs that I invest in and I use Kite for the investing. So all of these 10 investments, 10 ETFs I have invested at some point of time, and of those there are a few that I'm not investing in anymore, and I'll tell you the reason why. But these are the ETFs that I wanted to speak about. The first one is Nifty Bees, and as you can see, this is the biggest holding in my portfolio. It makes up for 20 to 25% of my total investment portfolio, and that's the 50 biggest companies in India. So I'm investing overall in India, and how I've split my investments is by buying these different ETFs. ठीक है, तो पहला वाला हो गया हमारा निफ्टी 20, दूसरा हो गया हमारा नेक्स्ट 50. निफ्टी 20 इज द टॉप 50 कंपनीज. निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो नेक्स्ट 50 वाले ETF से आता है. सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट 50 यू बेसिकली इन्वेस्टिंग इन द नेक्स्ट 50 कंपनीज. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप निफ्टी 100 में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते डायरेक्टली. निफ्टी 20 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को अलग अलग मैं इसीलिए इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज देन आई कैन मैनेज द परसेंटेज ऑफ दैट पोर्टफोलियो. अभी आप देख सकते हो कि दोनों का निफ्टी 20 का ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट हो गया है एंड नेक्स्ट 50 का 24 लाख के करीब हो गया. तो आप देखो कि ऑलमोस्ट इक्वली है मेरा इन्वेस्टमेंट निफ्टी 20 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में, मतलब निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 में. एंड द रीज़न वाई इज़ बिकॉज आई फील के नेक्स्ट 50 का ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है बिकॉज मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ. तो अगर मैं 5 साल में देखूँ तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 50 का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होने वाला है. एंड ऑफ कोर्स योर ओपिनियन माइट डिफर एंड ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे जो बिगेस्ट कंपनीज है वही ज़्यादा ग्रो करेंगी. सो दैट्स अप टू यू. बट मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा नेक्स्ट 50 में भी इनफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ. पर अगर मैं पूरा निफ्टी 100 में पैसा लगा देता तो जो पहले 50 हैं उनको ऑब्वियसली बिकॉज उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, उनकी जो होल्डिंग है वो ज़्यादा होगी निफ्टी 100 में, तो मेरा पैसा आधा आधा ऑलमोस्ट नहीं जाएगा. मेरा पैसा क्या है, ज़्यादातर 50 में ही जाएगा और नेक्स्ट 50 में बहुत कम जाएगा. मतलब 60-70% ऑफ द पैसा जो है वो टॉप 50 कंपनीज में चला जाएगा. और कभी कभी हो सकता है मैं 50-50 ना करना चाहूँ, तो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने निफ्टी 50 में अलग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और नेक्स्ट 50 में एक अलग ETF लिया हुआ है. तो ETF का नाम अगर आप सर्च करो, अगर आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहो तो काइट पे आप सर्च कर सकते हो. निफ्टी 20 तो आपको ये मिल जाएगा और नेक्स्ट 50 से आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 मिल जाएगा. नाउ देयर आर अदर ETFs ऑल्सो दैट ट्रैक द निफ्टी 50 एंड देन दैट ट्रैक द नेक्स्ट 50, बट मेरे हिसाब से ये दो सॉलिड ETFs हैं एंड मैं आपको इसकी रीजनिंग भी बताऊंगा एज वी गो डीपर इनटू द ETFs. ठीक है, थर्ड वाला हमारा है मिड 150 20. तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो होता है मिड कैप ETF, एक है मिड 150 20. डिफरेंट फंड हाउसेज हैं जो इन ETFs को मैनेज करते हैं. मैंने मिड 150 20 में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है. अब आप देख सकते हो कि जो मिड 150 है वो बेसिकली नेक्स्ट 150 कंपनीज है. हमने पहली 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया थ्रू निफ्टी 20 ETF एंड नेक्स्ट 50 ETF. जो गोल है वो यहाँ पे है कि इंडिया में पैसा लगाना है बिकॉज इंडिया पे हमको कॉन्फिडेंस है लॉन्ग टर्म. फिर आता है मिड 150, अब हम नेक्स्ट 150 में लगा रहे हैं. अब आप देखो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है. तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 22 लाख है. सो 2 लाख लेस देन नेक्स्ट 50. तो मेरे हिसाब से ये 150 कंपनीज का और अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है. तो इसलिए मैं उसको ऐसा नहीं करना चाहता कि जितना मार्केट में उनका कैप है उस हिसाब से इन्वेस्ट करूँ. मैं एक टोटल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता था. तो क्या होता है कि पहले 50 कंपनी को बहुत ज़्यादा मेरा एलोकेशन मिल जाता पोर्टफोलियो का. तो बिकॉज अगेन दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन, हो सकता है 1-2 साल ऐसे हों जिसमें मैं चाहूँ कि मिड 150 में कम पैसा हो, तो मैं यहाँ पे काफ़ी ईजिली इसको बाय सेल कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये पहले 3 हो गए. अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट और आप सेफ इन्वेस्टर हो, आप ETF से खेलना चाहते हो, तो ये 3 इन्वेस्टर मेरे हिसाब से, जो मैं अपने दोस्तों को भी यही बताता हूँ कि ये 3 ETFs में आपका काम खत्म है. ठीक है, आपके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं तो आपने लगा दिए. अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो 6 लाख आपने लगा दिए निफ्टी 20 पे और 3 लाख में भी आपने लगा दिए, और उसके बाद जो बचा हुआ 2 लाख है वो 150 में लगा दिया. 3 लाख लगा दिए नेक्स्ट 50 में. तो 50 नेक्स्ट 50 और 150, यहाँ से आपको 250 कंपनीज जो इंडिया की सबसे बड़ी है उनका आपको एक्सपोजर मिल गया है. आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हो. तो ये 3 फंड्स आप देखो तो मेरा भी ज़्यादातर पोर्टफोलियो, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स यही 3 फंड्स हैं. एंड चौथा जो फंड है वो है NASDAQ 100. यहाँ पे मैं US मार्केट के साथ थोड़ा सा हेज करना चाहता हूँ. अगर इंडियन इकोनॉमी डाउन होती है तो NASDAQ 100 मेरा 13,001 यूनिट्स हैं यहाँ पे. मिड 150 की भी 13,001 यूनिट्स हैं. तो NASDAQ में अराउंड 17-18 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है, यहाँ पे पोर्टफोलियो बन गया है. तो
जो मैंने अब एक और वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा ना हो, म्यूचुअल फंड्स का, मेरे जो 6 म्यूचुअल फंड पिक्स हैं उसमें भी मैंने एक म्यूचुअल फंड S&P 500 किया हुआ है, बट ज़्यादातर मैं पैसा ETFs के थ्रू ही लगाता हूँ। सो ये टॉप 4 जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं ये चारों ही ETFs हैं। और मिड, जैसे मैंने बोला, मिड 150 और मिड कैप ETF में आपके पास एक चॉइस आ जाती है यहाँ पे। तो मैंने चूज़ किया हुआ है मिड 150 20। हाउएवर जो मिड कैप ETF है उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बेटर है इससे, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज़ द टॉप 4, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, आप देखो कि यहाँ पे नेक्स्ट है अपना गोल्ड ETF। तो यहाँ पे हमने गोल्ड के साथ थोड़ा सा हेज किया हुआ है। तो जब स्टॉक मार्केट डाउन जाता है तो गोल्ड उसको प्रोटेक्ट करता है। गोल्ड आपको एक हेज की तरह एक्ट करता है, तो उसके लिए गोल्ड ETF है। उसके बाद 2 मेरे जो हैं वो सेक्टोरल ETFs हैं। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है हांगकांग बीस, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को। जो मेरे दोस्त हैं वो पूछते भी हैं, यार ये तूने क्यों इन्वेस्ट किया था। तो एक टाइम था जब मैं थोड़ा सा परसेंटेज अपना चाइना में रखना चाहता था, बट अब मेरा जो विज़न है चाइना के बारे में वो उतना पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे एग्जिट कर दूंगा। तो इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। पर जो 2 सेक्टोरल ETFs मैं रेकमेंड करता हूँ वो है अपने गोल्ड बीस और कंज्यूमर बीस, बैंक बीस और कंज्यूमर बीस। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बैंक बीस अपने इंडिया के बैंक्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो था, मैं काफ़ी इन्वेस्ट करता था बैंक बीस में, बट अब मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एंड इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट बिकॉज मेरा निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 में काफ़ी एक्सपोजर बैंक्स को हो जाता है ऑलरेडी। एंड मैंने इंडिविजुअली भी बैंक्स खरीदे हुए हैं, आप देख सकते हो मैंने कोटक बैंक खरीदा हुआ है, ICICI HDFC वगैरह मैंने इंडिविजुअली खरीदे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बैंक बीस में अब इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बट अगर आप अगेन ETF हैवी इन्वेस्टर हो जस्ट लाइक मी, अगर आप सिर्फ ETFs रखना चाहते हो, आराम से रात को सोना चाहते हो, तो आप बैंक बीस भी एक अच्छा कंसिडर कर सकते हो। वैसे ही एक मेरा फ्रेंड है जो इसके बारे में पूछता है कंज्यूमर बीस, क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड ETF है जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो कंज्यूमर बीस क्या है कि बिकॉज आई बिलीव कि इंडिया में कंजम्पशन इंक्रीज होता रहेगा, बिकॉज मिडिल क्लास इंक्रीज होती रहेगी एंड लोगों के पास और पैसा आता जा रहा है, तो कंजम्पशन इंक्रीज होता रहेगा। एंड कंजम्पशन में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है अभी, क्योंकि अगर आप निफ्टी 20 में भी देख लो तो जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं या 20 होल्डिंग्स हैं उसमें काफ़ी सारा बैंक्स खा जाती हैं। तो इसलिए बैंक बीस मेरे हिसाब से एक अलग से इन्वेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट कंज्यूमर बीस में मैं अलग से भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये जितनी भी कंजम्पशन रिलेटेड हैं, आपका नेस्ले ब्रिटानिया टाइप की कंपनीज है, एशियन पेंट्स भी आ जाता है इसमें, उन सब कंपनीज में ये ETF इन्वेस्ट करता है, राइट। फाइनली आपके पास है गोल्ड और सिल्वर। तो ये अपने लास्ट 3 हैं। गोल्ड में आपके पास ऑप्शन है बिटवीन गोल्ड बीस एंड गोल्ड ETF, जो दोनों गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं। दिस इज एन ईजी वे टू बाय डिजिटल गोल्ड। हालांकि मेरा फेवरेट तरीका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, जिसमें मैंने अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट आई ऑल्सो लाइक टू बाय गोल्ड ETF। तो गोल्ड ETF इज़ द चॉइस दैट आई हैव टेकन, क्योंकि इसका ट्रैकिंग रेशियो वगैरह, ट्रैकिंग एक्सपेंस वगैरह, थोड़ा ट्रैकिंग एरर कम है एंड एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो दोज आर द 2 metrics which are important. Similarly, finally is silver, which is also for a similar reason. However, silver का थोड़ा सा एक और एडवांटेज हो जाता है कि silver is actually useful for industrial purposes versus gold, which is also good for the Indian market because gold में इंडिया चलता ही है, right? So उसके बाद अब हम देखते हैं इन सब फंड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो पहला हो गया अपना निफ्टी 20, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप देखो कि मैंने ये कैसे चूज़ किया है, तो व्हाट आई डू इज़ मैं टिकर टिप पे जाके इस पे पीयर्स का सेक्शन देख लेता हूँ, और पीयर्स के सेक्शन पे जाके पता चल जाते हैं ये 2 metrics जो है, ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो। तो क्या है ये metrics, ठीक है। ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि जो इंडेक्स है एक्चुअली वो तो निफ्टी 50 है, और जो ETF है वो है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। मतलब इस ETF का काम है इंडेक्स को ट्रैक करना। कौन से इंडेक्स को ट्रैक करना? निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करना। तो क्या ये उसको 100% ट्रैक कर पा रहा है? कोई भी इंडेक्स 100% नहीं ट्रैक कर पाता है, तो कुछ तो ट्रैकिंग एरर रहेगा ही। मतलब हो सकता है कि एक्चुअली निफ्टी 50 100 पे हो और ये 100 में -0.04 पे हो, ये ट्रैकिंग एरर है, और +0.04 पे हो, वो भी ट्रैकिंग एरर है। तो कितना ट्रैकिंग एरर इसमें ऑन एन एवरेज रहता है? 0.04% ट्रैकिंग एरर रहता है, विच इज़ निग्लेजिबल। एक्सपेंस रेशियो, ये पैसा आप लूज करते हो जब आप इन्वेस्ट करते हो इस ETF में टू द फंड हाउस। तो निपॉन इंडिया फंड हाउस को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ? 0.04%, ठीक है।
अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि देखो यार ICICI निफ्टी ETF का 0.03% है, तो आप सही कह रहे हो। निफ्टी 50 जो ETFs हैं उन सब में 0.3, 0.04, 0.03 सॉरी 0.04, 0.05 ऐसे ही एक्सपेंस रेशियो रहते हैं। तो आप एक चॉइस पिक कर सकते हो इवेंचुअली। निपॉन इंडिया जो अपना निफ्टी 20 है, ये ओल्डेस्ट निफ्टी 50 का ETF है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड ज़रूर बात सही है कि 0.03% में थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। एक्सपेंस रेशियो ओवर टाइम चेंज भी हो सकता है, ये भी आप लोग याद रखना। निफ्टी 20 पे एक लॉन्ग टर्म भरोसा है, काफ़ी टाइम से इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, एंड आई एम श्योर बाकी भी नहीं होंगे। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल SBI निफ्टी 50 या कुछ चूज़ किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। मिराई एसेट का आप देखो एक्सपेंस रेशियो 0.05 है, पर अगर आपने ये भी चीज़ चूज़ किया हुआ है तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गई अपनी निफ्टी 50 वाले की बात। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट 50 पे। तो जो नेक्स्ट 50 अपनी लार्ज कैप कंपनीज हैं, इसमें अगेन आप पेयर्स पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा अगेन वेरिएबिलिटी है सारे पेयर्स में, बट लिक्विडिटी में आप देखो कि मिराई एसेट का जो है वो मीडियम रहता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी लो है, मतलब तीन यहाँ पे आप देख सकते हो लो हैं, बट निपॉन इंडिया वाले से लोअर है जो कि अपना जूनियर 20 है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मिराई एसेट वाला चूज़ किया हुआ है। ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.06% कंपेयर टू 0.05%, बट मुझे ये ठीक लगा, तो दिस इज़ द वन दैट आई हैव चोजन। ठीक है, अब कभी भी आप खुद अपना कंपेयर करना चाहो तो आप इस टूल में यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो कि आप किस ETF के साथ कंपेयर करना चाहते हो, क्योंकि ये तो पीयर्स जो हैं ये उन्होंने अपने हिसाब से, ये लोग पीयर्स बताते हैं इनके एल्गोरिथम के हिसाब से, विच इज़ यूजुअली गुड इनफ। तो ये अपना हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, और भी यहाँ पे मैट्रिक्स होते हैं जो आप देख सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। पोर्टफोलियो देखना बहुत ईजी है, आप बस सर्च कर लो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज कौन सी हैं, तो वही पोर्टफोलियो रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई फंड मैनेजर तो है ही नहीं ETF में। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो चेंज का वैसा सवाल नहीं है। पोर्टफोलियो तभी चेंज होगा जब निफ्टी 50 में या नेक्स्ट 50 में कोई कंपनी एंट्री मारेगी या एग्जिट लेगी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर समय इसका पोर्टफोलियो कोई बैठ के चेंज करा, बिकॉज देयर इज नो फंड मैनेजर, इट इज़ नॉट एन एक्टिवली managed fund, it is a passive fund, that's why it's a index ETF. ठीक है, तो we are investing in the index and the medium of investing is the ETF. of course आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाते हो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 पे। तो यहाँ पे आपकी मिड कैप जो 150 कंपनीज हैं वो आ जाती है। यहाँ पे भी अगर आप पीयर्स पे देखोगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे निपॉन इंडिया वाला जो है फंड वो मैंने उठाया हुआ है। मिराई एसेट का जो मिड कैप वाला 150 ETF है, इसका एक्सपेंस रेशियो मच लोअर है, 0.05% है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, आप मिड कैप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो मिड कैप ETF है ये वाला आपका मिराई एसेट का, तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करो फंडामेंटल्स पे तो भी आपको ये डेटा दिख जाएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, जबकि मिड 150 20 जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.21% है। तो मेरे दिमाग में है कि मैं स्लोली अपना पैसा मिड 150 20 से स्लोली मिड कैप ETF में मूव कर दूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है इस पर। तो आप देख सकते हो कि मिड कैप ETF भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आप दोनों क्यों होल्ड कर रहे हो? आंसर उसका ये है कि मैं धीरे धीरे अपना पैसा मिड कैप ETF से मिड 150 20 पे धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। तो ये मेरा मतलब प्रॉब्लम है। बट अगर आप अभी शुरू करना चाह रहे हो और एटलीस्ट कोई अगर मुझसे पूछता है कि यार इन दोनों में से किस में करूँ, तो मैं बोलूँगा आपके सारे मैट्रिक्स पहले स्टडी कर लो। मेरे हिसाब से मैंने इसलिए मूव करना शुरू कर दिया बिकॉज काफ़ी डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो में। आप देख सकते हो कि निपॉन वाले का 0.21% है, मेरा एसेट का 0.05% है। अभी आपको इतना शायद नहीं लग रहा होगा, बट अगर मैं 10 साल के लिए इसमें 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए भी रखना चाहता हूँ तो ये डिफरेंस बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक टू कंसिडर। तो दिस वाज द सेकंड ऑप्शन, मिराई वाला मिड कैप 150। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नैस्डैक 100 में। तो यूएस की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, स्पेशली जो टेक सेक्टर है उसके अंदर। नैस्डैक इज वे मोर टेक हैवी देन दी अदर इंडेक्स विच इज़ S&P 500, जिसका मैं म्यूचुअल फंड में चलाता हूँ कॉइन में। तो किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया था कि आप नैस्डैक 100 का म्यूचुअल फंड क्यों नहीं चलाते, बिकॉज इसको मैंने यहाँ से ETF के फॉर्म में लिया हुआ है। तो अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ जाता है कि यार आप ETF और म्यूचुअल फंड में कौन सा चूज़ करोगे। तो
दोनों ही करता हूँ मैं। 75% जो मेरा पोर्टफोलियो है, टोटल पोर्टफोलियो, वो यहाँ पे है अपना काइट में जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे ETFs और इंडिविजुअल स्टॉक्स दोनों ही हैं। पर आप देख सकते हो ज़्यादातर पैसा ETFs पे लगा हुआ है। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे L&T वगैरह का है जो मैं काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, जहाँ पे पैसा है काफ़ी सारा। तो पर आप देखो कि यूजुअली 4-5 लाख्स की रेंज में ही है इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट जो ETFs हैं वो 20-30 लाख्स वाली रेंज में आ जाते हैं, 20-25-30। तो म्यूचुअल फंड्स में मैं अभी इसीलिए रखता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या SIP चलती रहती है। ज़्यादातर मेरा स्मॉल कैप और मिड कैप का ही पोर्टफोलियो है उधर, और उसको मैं स्मॉल कैप हैवी रखना चाहता हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे स्मॉल कैप के साथ गेम नहीं खेलना चाहता। स्मॉल कैप एक अपनी यूनिवर्स है जहाँ पे आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, जितना मेरे पास टाइम नहीं है उतना करने का। बट मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा कर लेता हूँ। मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, मुझे हर एक स्टॉक के बारे में पूरी कहानी नहीं जाननी है कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। I don't want to know everything about that business, and no doubt this is a good way to study business, but I want to spend time on my business, not other people's business. But I do want to invest in other people's business, which is why I'm using this route of ETFs. ठीक है, तो ये अपना हो गया NASDAQ 100। NASDAQ 100 में क्या है कि आपके पास थोड़े से और ऑप्शंस आप मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है बट आप सर्च कर सकते हो। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, बट ETF में मेरे ख्याल से यही एक अच्छा ETF है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। एक्सपेंस रेशियो तो यार थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही बिकॉज इवेंचुअली आप दूसरे इकॉनमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर बैंक का जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्ट बिकॉज ये जो बैंक इंडेक्स है, अगर आप इस पर क्लिक करो और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे जाओ तो आप देखो एक्सिस बैंक और ये सब जो बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं बड़े होल्डिंग्स हैं इसके, HDFC बैंक देखो 41%, ICICI 22%, कोटैक 10%। इसको हम इंडेक्स वेट से देख लेते हैं। सबसे बड़ा होल्डिंग है HDFC बैंक, जो मैं अलग से वैसे ही खरीदता हूँ। ICICI बैंक मैं अलग से वैसे ही खरीदता हूँ। एक्सिस बैंक मुझे पर्सनली कोई ऐसा शौक नहीं है खरीदने का। कोटक बैंक में पर्सनली ऐसे ही खरीदता हूँ। बाकी सारे निफ्टी 50 में अच्छे खासे कवर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बैंक वाला इंडेक्स अलग से मैंने एग्जिट कर दिया। मैं कम से कम 1.5-2 साल हो गए हैं कि मैंने ये नहीं खरीदा है, एंड आई हैव एग्जिटेड माई पोजिशंस ऑल्सो इन दिस। Nothing against it. I think it's a pretty good way of investing in the Indian economy. If you think that the Indian economy is going to grow, the bank index is definitely going to grow. Whether or not you have other direct bank investments or not, it wouldn't matter. Only thing for me is that the portfolio analysis becomes slightly more complicated because I'm analyzing my portfolio by top 50 companies and then bank index. However, there is a huge overlap between the top 50 companies and the bank indexes, what I believe. So because of that analysis being hard, I just want to like see my portfolio and understand यार ये मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल इतना परसेंटेज ऐसा चल रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे। तो इसलिए इसकी जगह जो सेक्टोरल इंडेक्स मैं यूज़ करता हूँ वो है कंजम्पशन इंडेक्स। मतलब इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली फॉर बैंक बिकॉज ये बिल्कुल अलग चीज़ है एंड इसके बारे में कम लोग बात करते हैं। बट इंडिया में कंजम्पशन ग्रो होगा, इंडिया में कंजम्पशन ग्रो होगा क्योंकि मिडिल क्लास, मतलब ये मेरा बिलीफ है अगेन, बिकॉज मिडिल क्लास इकोनॉमी ग्रो होगी। लोग मतलब मोर पीपल विल एंटर टू मिडिल क्लास, मोर पीपल विल एंटर फ्रॉम मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास एंड सो फोर्थ। पीपल विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, पीपल ऑलरेडी आर स्पेंडिंग वे मोर देन बिफोर। सो व्हेन आई टॉक टू द जेन ज़ी एंड ऑल, आई फील के मतलब जब मेरे उस टाइम पे मैं कुछ भी स्पेंड नहीं करता था इन लोगों के सामने, राइट। सो आई नो दैट दे विल बेसिकली कंज्यूम वे मोर एंड कंपनीज विच आर इन द कंजम्पशन सेक्टर विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो इसके अंदर पीयर्स भी हैं अपने, ये हैं अपने दूसरे कंजम्पशन ETFs जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंज्यूम 20 निपॉन इंडिया ETF कंजम्पशन। एक्सपेंस रेशियो 0.31%, ट्रैकिंग एरर 0.05%। और भी अच्छे चॉइसेस हैं यहाँ पे, आप ICICI वाला भी देख लेना। तो यहाँ से आप अपने यहाँ पे पीयर्स देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से कंजम्पशन ग्रो करेगा एंड दिस विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। तो गोल्ड में गोल्ड 20 और गोल्ड ETF, ये दो ऑप्शन मैंने आपको कहा कि ये दो ऑप्शन हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखो कि निफ्टी वाला जो है इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, और ये जो गोल्ड ETF है ये मिराई एसेट का है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.36% है। तो 0.79 और 0.36, तो ऑलमोस्ट हाफ है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो अगेन गोल्ड ETF जो मिराई एसेट का है वो एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। डेटा यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखता है मुझे, इसीलिए भी मैंने थोड़ा सा इसमें शुरू में इन्वेस्ट नहीं किया था। आई थिंक ये न्यूअर फंड है कंपेयर टू गोल्ड 20। तो
हाउएवर ये मैंने ऑलरेडी मूव कर दिया है अपना गोल्ड ETF में, सो माई पिक हैज़ बीन मिराई एसिड। एंड फाइनली सिल्वर है जो लास्ट है। यहाँ पे आदित्य बिरला का ये फंड है, ये सिल्वर के प्राइस को टैग करता है। इसके अलावा आपके पास निपॉन का भी है। आदित्य बिरला का एक्सपेंस रेशियो लोएस्ट है, सिंपल सी बात है, सीधे सीधे मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था। अगेन डेटा यहाँ पे सिल्वर के बारे में कम है, बट सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, तो इसीलिए एज पर मी इट शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। So guys, those are the top 10 funds, top 10 mutual funds for 2024. These are my picks, of course. I'm not saying that you should go ahead and buy these funds. Do your own research, do your own analysis. I'm not a financial advisor. तो आप मेरी बात ऐसे मत लेना कि यार ये बंदे इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी करूँगा। आपके लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी है उस पर डिपेंड करेगा कि बेस्ट आपके लिए ETFs क्या है। मेरी स्ट्रैटेजी के लिए ये ETFs बहुत अच्छे हैं, एंड इसमें भी अगर आप देखो तो जो टॉप 3 है उसमें मेरा ज़्यादातर पोर्टफोलियो है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक यू।